बाकी सब कमेंट्स हैं, मजा कुछ बड़े चुटीले कमेंट्स हैं। प्रश्न अमन जी बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो भाई आज भी चल रहा है लोगों को। अच्छा, चंद्रशेखर जी का आज पुण्यतिथि है, जो चंद्रशेखर आजाद जी की बात नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री जो थे हमारे चंद्रशेखर जी। तो चलिए चंद्रशेखर जी के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। हालांकि यदि मैं तैयारी कर रहा होता तो ज़्यादा अच्छा बताता। ये प्रताप भाई जी ठीक कह रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर कांग्रेस में थे पहले, और जो यंग टर्क कहा जाता है, जो युवा तुर्क कहा जाता है, वो सबसे पहले चंद्रशेखर के लिए प्रयोग हुआ था। तो चंद्रशेखर एक बड़े, जिसे कहना चाहिए कि अच्छा, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी रहे हैं, यहाँ पे शायद उपाध्यक्ष वगैरह कुछ रहे हैं। तो बड़े, जिसे कहना चाहिए, उनके तीखे तेवरों के लिए वो जाने जाते थे, और उनकी इंदिरा गांधी से सिले बनती भी नहीं थी, और उन्होंने जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया था कांग्रेस में रहते हुए। तो जब इंदिरा गांधी ने तमाम विपक्ष को गिरफ्तार किया, तो जो कांग्रेस में जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो चंद्रशेखर और दो लोग और थे इनके साथ, जो यंग टर्क्स कहलाते थे। और चंद्रशेखर ने भाई बड़े अक्खड़ थे वो अपनी बातें बड़े अड़े रहते थे। मैं आपको चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। जब ये वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनने की बात आई, तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि वो चुनाव विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर हुआ था। वीपी सिंह बहुत बड़े पाखंडी निकले। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं इस पे किसी से बहस करने को तैयार हूं। मैं बता रहा हूं वीपी सिंह क्यों पाखंडी निकले। वीपी सिंह मंडल आयोग लागू किया ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए, पूरे देश में आग लगा दी। अरे भैया, पिछड़ों के लिए आरक्षण उसके 8 साल पहले उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका था, उसके 15 साल पहले बिहार में लागू हो चुका था, उसके 25 साल पहले तमिलनाडु में लागू हो चुका था, साउथ इंडिया में लागू, यानी जो आरक्षण पूरे भारत में लागू हो चुका था, उसको केवल केंद्र में लागू करने पे आग कैसे लग गई। वीपी सिंह ने इसको जानकर किया। सब जगह आरक्षण हुआ लागू, कहीं कोई चू चपड़ नहीं हुआ। नरेंद्र तिवारी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू किया, मेरे ख्याल से 1984, 82, 83 कब किया, या हो सकता है उसके पहले। ये जो मुख्यमंत्री हुए थे यादव जी, राम नरेश यादव, या उन्होंने किया। तो लेकिन कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई, बड़ी खामोशी से कर दिया, आराम से कर दिया। यूपी सिंह ने उसको मुद्दा बनाया, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे देवीलाल, उनसे समर्थन हटा के उन्होंने बोट क्लब पे किसानों की रैली बुलाई थी। उन्हें लगा मेरी सरकार गिर रही है, तो उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया और इसको एक मुद्दा बना दिया। उससे उनकी सरकार तो नहीं बची। वीपी सिंह पूरे राजनीति में अप्रासंगिक हो गए। उसके बाद सिर्फ एक चुनाव जीते। फिर मैंने तो वीपी सिंह का पूरा उसके बाद का जीवन देखा है, कितना उपेक्षित, कितना एकांत, और कितने बीमार, कैंसर से जूझ रहे थे। जब वीपी सिंह का यहीं प्रयागराज में भी दाह संस्कार हुआ, तो मुझे याद है कि ना मुलायम रुके ना लालू, कोई नहीं, सब आए 5-5 मिनट में आके चले गए, और बाद में सब एकदम एकांत में उनके परिवार वाले खड़े हो गए। तो वीपी सिंह का बहुत बुरा हश्र हुआ। तो वीपी सिंह, लेकिन ये भी बात सच है कि 89 का जो इलेक्शन हुआ था वो वीपी सिंह के नाम पे लड़ा गया था, क्योंकि वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मुद्दा उठाया था। वीपी सिंह बड़े शातिर राजनीतिज्ञ थे, यहीं प्रयागराज में आते, यहीं से चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ पे इलाहाबाद में उस समय दौड़ते घूमते थे और कहते थे कि ये स्विमिंग पूल और पोखरे के चुनाव है, यानी स्विमिंग पूल और तालाब का चुनाव है। अब तू पचे तय करे कि स्विमिंग पूल का वोट दे के है कि पोखरे के। अब मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाता उसको, यानी आप लोग को तय करना है कि आपको स्विमिंग पूल यानी राजीव गांधी और पोखरे। अपनी जेब में एक स्लिप रखते थे, उसमें कहते, जैसे एकदम केजरीवाल ने उनकी सारी अदाएं निकाल ली, इसमें इस स्लिप में ये है, स्लिप एक कागज में ये है, उस कागज में कभी कुछ नहीं निकला। वो कहते थे कि बहुत गजब की बातें वो करते थे। बहरहाल उससे जाने दें। तो उन्होंने तो जब मंडल आयोग में इतनी आग लगी, तो उनका बड़ा फेमस वो है कि उन्होंने कहा कि हर अशोक का एक कलिंग होता है, कलिंग हुक के बगैर अशोक नहीं होता। लेकिन इन सारी बुराइयों के बावजूद ये सत्य है, और देखिए सत्य से कभी नहीं भागना चाहिए, कि 1989 का जो चुनाव था वो वीपी सिंह के नाम पर लड़ा गया था, और वीपी सिंह ही प्रधानमंत्री बनने के इकलौते अधिकारी थे। लेकिन चंद्रशेखर, उन्होंने कभी इंदिरा गांधी को नहीं सेठा, तो वीपी सिंह क्या चीज थे। तो जब वो पार्टी सांसद दल की बैठक हुई, तो उसमें यह हुआ कि भाई वीपी सिंह चुन लिए जाएंगे। तो चंद्रशेखर ने कहा कि नहीं, अब उन्होंने ये हुआ था सर्वसहमत से चुन लिए जाएंगे, हमेशा जैसे होता था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी अपना नाम दे रहे हैं और चुनाव होगा। अब वीपी सिंह घबरा गए कि ऐसा ना मामला गड़बड़ा जाए।
तो वीपी सिंह ने उसमें ये दांव खेला कि उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले देवीलाल, चौधरी देवीलाल का नाम रख दिया, और चौधरी देवीलाल जो वो थी, क्या नाम है, सीएलपी नाम ही आता बार, जो वो सांसदों के दल के नेता थे, जनता दल के, वो चुन लिए गए। और चारों तरफ यूनाई पीटीआई सबने ट्वीट कर दिया, चौधरी देवीलाल टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चौधरी देवीलाल भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वीपी सिंह का वो अपना दांव था। देवीलाल उठे, खड़े हुए, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा मुझे आप लोगों ने चुना, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं, लेकिन मैं अपनी जगह वीपी सिंह का नाम प्रपोज करता हूं, मैं बड़ा वृद्ध हो गया, वगैरह वगैरह। वो डिप्टी पीएम हो गए और उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। चंद्रशेखर हतप्रभ रह गए कि उनके साथ तो खेल हो गया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए। लेकिन ये वीपी सिंह का ये दूसरा दांव था। पहला दांव क्या था कि उन्होंने राम जेठमलानी को आगे कर दिया। राम जेठमलानी जाके, ये जब ये लीडर का सिलेक्शन होना था उसके एक दिन पहले राम जेठमलानी जाकर चंद्रशेखर के घर के बाहर धरने पर बैठ गए कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बन जाने देना चाहिए। राम जेठमलानी अपने तीखे तीवर ले जाने जाते हैं, आपको तो मालूम है, उन्होंने सबको एकदम पानी पिला दिया था, पहले भी और उसके बाद भी। वो इकलौती हार थी राम जेठमलानी की। तो बलिया से कुछ लड़के आए, उन्होंने राम जेठमलानी की बड़ी सड़क पे पिटाई की, उनको जूतों से मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको करीब करीब नंगा कर दिया और भागो यहां से। राम जेठमलानी वहां से रोते हुए, भागते हुए इतने वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के गए। उसके बाद पत्रकार पहुंचे चंद्रशेखर के पास कि साहब ये जो हुआ आपको क्या कहना है। तो चूंकि चंद्रशेखर के ही समर्थकों ने किया था, चंद्रशेखर बैकआउट नहीं किए। मैंने कहा ना वो बड़े अखड़ आदमी थे। उन्होंने कहा कि जेठमलानी ने क्या सोचा था कि मेरा कोई समर्थक नहीं है, मुझे वो चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो दैट वाज चंद्रशेखर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहते हुए बिहार के सबसे बड़े माफिया थे। मुझे याद नहीं आ रहा उनका क्या नाम था, कोल माफिया थे, उनके घर गए थे क्योंकि उनके मित्र थे वो। तो उन्होंने कहा कोई ये ना सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बन गया तो अपने मित्र को छोड़ दूंगा। तो उनके अपने अलग अंदाज थे। भोटसी के बाबा कहलाते थे, भोटसी में आश्रम था, उस जमीन भी सरकारी थी। उनकी मृत्यु के बाद वो जमीन सरकार ने वापस ले ली। चंद्रशेखर पे आरोप भी लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन चंद्रशेखर ने अपने जीवन का, अपने छोटे से 4 महीने के कार्यकाल में शायद सबसे कठिन फैसला जो लिया वो था भारत का सोना गिरवी रखने का। ये चंद्रशेखर जैसा आदमी ही कर सकता था। उन्होंने कहा, उन्हें मालूम था कि इसके लिए उनकी बड़ी आलोचना हो सकती है, उन्हें मालूम था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, भारत के हित में यही है कि इस समय सोना गिरवी रखना आवश्यक है। और वो उनके कार्यकाल में तो कई मायनों में मैं चंद्रशेखर का प्रशंसक भी था और उनका आलोचक भी था। उस समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और मैं उनकी राजनीति को बहुत गौर से देख रहा था। तो मैं हमेशा किसी भी व्यक्ति के 2 पहलू लेकर चलता हूँ। बहरहाल बड़े नेशनलिस्ट थे, बड़े राष्ट्रवादी थे, बड़ा खरा बोलते थे, बड़ा स्पष्ट बोलते थे, और लोकसभा में बोलते थे तो फिर अच्छे अच्छे लोग चुप भी हो जाते थे। मुझे याद एक बार लालू यादव उनसे कुछ बदतमीजी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या बात, मुझे ठीक से याद है, मैंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि संसद से बाहर निकल के यही बात कह के दिखा दो तो मान लेंगे कि तुम बहुत बड़े बाहुबली हो, वरना चुप होके बैठ जाओ। घबरा के लालू यादव बैठ गए, शरद यादव, लालू यादव सब बैठ गए। वो चिल्लाते थे ना तो सब बैठ जाते थे। तो सूर्यदेव सिंह किसी ने बहुत अच्छा याद दिलाया, आनंद कुमार जी ने। तो चंद्रशेखर जी की अपने अच्छी बातें बुरी बातें दोनों थी। और मुझे अभी तक याद है जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार उनकी पत्नी सामने आई थी और उन्होंने अपनी बलिया की भाषा में इंटरव्यू दिया था। तो कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। और बहरहाल एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी, एक कड़क व्यक्तित्व, एक बहादुर व्यक्तित्व, युवा तर्क जिन्हें कहा जाता था, उनको हमारी श्रद्धांजलि।